हमारे बड़े भाई साहब इज्जत जी ने जो रखा है वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हम उनसे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे दयालु राम दयालु, अन्य लोग मंचासीन अधिकारी बैठे मेरा आज जो प्रोग्राम रखा है हमारे समाज सुधारों के मध्यस्थता के बीच, जिन्होंने समाज के लिए क्या किया क्या नहीं किया, वो हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली है, जिसने हमें मार्गदर्शक कराया है। रही बात इस बात की साहब, जब हम दूसरों को रोपा थोपड़ करते हैं कि अन्य लोग जो है हमें पीछे करते हैं, धकेलते हैं। आया आपसे कराऊं, माल्यार्पण कर प्रधान जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां इनके लिए। जिसको निज गौरव तथा निज देश पर जिसको निज गौरव तथा निज जात पर अभिमान है, वह नर नहीं वह पुरुष और मृतक समान है। इसलिए अपने समाज को अपने और डॉक्टर स्वामी नायकर की 144वीं जयंती में हम आप सभी एकत्रित हुए हैं। रमेश चंद्र बघेल जी, अशोक पत्रकार जी और अन्य सभी जो आए हैं उनको मैं नहीं पहचानता, उनके भी लिए मेरा सम्मान व श्रद्धा, उनके चरणों में सभी को बड़ों को नमन, छोटों को प्यार। जोरदार तालियां स्वागत है। दयालु राम जी और भी मंच भी हमारे यहाँ पधारे हैं, सभी को मैं नमन कर रहा हूँ। दूर दूर से आए हुए हैं, सबको मेरे बधाई है मेरी तरफ से और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। मैं विद्यालय परिवार के प्रबंधक जी जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण करने का स्वागत करें। जोरदार स्वागत करें। एक मिनट प्रमोद जी, केवल आधा घंटा और चलेगा, उसके बाद आपका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बेटा हो मुन्ना, अरे बात बोल यार, अरे बात बोलो पहले, अरे कोई प्रबंधक श्री आदरणीय भीमसेन वर्मा जी, आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर डी.आर. वर्मा जी, इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित माननीय यदुनंदन लाल वर्मा जी, मंच पर उपस्थित इस फिरोजाबाद के गौरव आदरणीय सम्माननीय महाकवि के अंतर्गत रामास्वामी नायकर जी की जयंती के अवसर पर मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सामने बैठे हमारे बड़े भाई सभी की मैं सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये जो पोस्टर बनाया गया है इसका ऊपर 11 फोटो लगे हुए हैं और 11 फोटो में सबसे ज्यादा फोटो क्रांतिकारियों के लगे हुए हैं। मैं एक पत्रकार होने के नाते से समाज में सुधार तभी हो सकता है जब तक लोगों में जागृति ये नहीं आएगी कि हमारे अधिकार क्या है, अपने अधिकारों को पहचानना। हम देश के नागरिक हैं और नागरिक हैं तो हमारा क्या अधिकार है, तो उसमें पोस्टर में दिया हुआ है ऊपर। एक तो साधारण सरल स्वभाव से अपनी जिंदगी जीने का सबसे पहले, दूसरी बात अपने अधिकारों का पालन करना, अधिकारों के प्रति जागृत होना। अगर फिर भी कोई नहीं कर रहा है तो फिर तो इसमें 7 फोटो लगे हुए हैं क्रांतिकारियों के, उस पर आ जाओ, हम तो ये जानते हैं। तो हम सभी लोगों से यही कहते हैं कि आप जब तक समाज
आइए दिनेश जी, आइए साहब। आज फिरोजाबाद जनपद की सरगर्मी पर कुमारी भूमि कुशवाहा जी आ चुकी हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर आसीन ग्रहण करें। हाँ बोलिए सर। फिरोजाबाद जनपद की इस भूमि पर रोहित पब्लिक स्कूल के प्रांगण में महान दार्शनिक, समाज सुधारक, जिनके आदर्श और सिद्धांतों पर जन्म जयंती की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के सफल संचालक महोदय आदरणीय डॉक्टर DR वर्मा, मंच पर बैठी हमारी मातृशक्ति और आज इन दार्शनिक और महान समाज सुधारक की शायद मेरी 62 साल की उम्र हो गई, यहाँ ये पहली जयंती मनाई जा रही है। वो आज जो ये पहली जयंती मनाई जा रही है, आप सबकी ओर से इन महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आपके साहस को आपने इन महान पुरुष की जयंती मनाने के लिए ये संकल्प लेने के लिए इतने समय दिया, आप सब बधाई के साथ। आज मैंने काफी देर से सारे वक्ताओं के विचार सुने। इस उम्र में तो उन्होंने मुझे इतना जोश दे दिया कि मुझे आज जहां भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमारी भारतीय ने जो संविधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया पूरी दुनिया के लिए, तो उसी संविधान को हमें अब विश्व का संविधान के रूप में लागू करना चाहिए। यही मेरी आज अपील भी है लोगों से। और हमारे कोई विचारक साहब भी, अभी हम लोग उनके भी विचार सुनेंगे, हमारे श्री यदुनंदन लाल लोधी जी के, जो कि महान विचारक, विद्वान और ओजस्वी वक्ता हैं, हरदोई उत्तर प्रदेश के। आप हमारे डॉक्टर साहब जो संचालन कर रहे हैं, DR वर्मा जी, और संरक्षक भी हैं आप DNT फेडरेशन ऑफ इंडिया के। हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री दयालू राम दयालू जी, तो सभी और भी बहुत सारे हमारे बड़े भाई हैं। पहुंचीलाल जी हमारे यहाँ रहते हैं, आके और हम लोग के लखनऊ में जाके करीब 15-20 दिन अपना समय देते हैं। तो देखिए इस उम्र में जो कि हम लोग काफ़ी, आपका मेरे ख्याल से 78 के करीब 79 आपकी अवस्था है। 79 में आदमी घर से निकलना बंद कर देता है। मगर देखिए ये पहला आयोजन आपके यहाँ पेरियार साहब का, जैसा कि मुझे बताया गया कि ये पहला आयोजन, हाँ फर्स्ट आयोजन, तो आपके लिए मैं सभी लोग ताली बजा रहे हैं। ये गीत बोया है आपने, ये गीत जो है इसी तरह से ये दीपक जो जलाया है, ये अखंड ज्योति की तरह जलता रहेगा, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। तो सूरज रे जलते रहना जगत भर की रोशनी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। तो इस तरह के बहुत सारे, मैं रास्ते में बैठे बैठे मैंने सोचा चलो कुछ लिख लूँ, कभी सम्मेलन भी है, मौका मिल गया है तो 2-4 पंक्तियाँ मैं भी सुना दूंगा। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, मुश्किलें गुजर जाएगी, घबराना कैसा। भाई लक्ष्य बहुत बड़ा है, मगर घबराने से काम नहीं बनेगा। ऐसे महापुरुषों का हम लोग के साथ आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनका शुभकामनाएं हम लोग के साथ हैं, उनके संकल्प हम लोग के साथ हैं। तो उसी को हमारी वही ताकत है हम लोग की, वही बच्चों की बहुत बड़ी ताकत हम लोग के साथ है। हम लोग क्योंकि स्कूल वाले हैं, तो बच्चों के साथ रहने में जो ताकत मिलती, बच्चे निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, अबोध होते हैं। तो बच्चों की आंखों में देख के लगता है कि इनका भविष्य सुरक्षित बनाना
हम जैसे जो हम लोग तो आखिरी पड़ाव में बैठे हैं अब, मगर ये बच्चों के कैसी दुनिया हम छोड़ के जाना चाहते हैं, इस पे भी हम लोग चिंतन करें कि हम लोग के पूर्वजों ने हम लोग को बेहतर दुनिया अपने अपने से दी, तो हम लोग भी अपने से बेहतर दुनिया इन बच्चों के लिए छोड़ के जाएं। ऐसी दुनिया नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा जो प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है इस समय शहरों के अंदर और दुनिया में बढ़ रहा है, जिसके कारण पूरा जलवायु परिवर्तन का दृश्य दिखाई देता है। जगह जगह बाढ़ आ जाती है, बहुत गर्मी पड़ती है, उससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। अभी कोरोना ने हम लोग को तृतीय विश्व युद्ध की ही अनुभूति कराई है, तो तृतीय विश्व युद्ध होने के बाद हम विश्व सरकार बनाएं, तो मैं चाहूँगा, अपील करूँगा और महापुरुषों का आशीर्वाद भी हम लोग को मिले। तृतीय विश्व कोरोना ने हम लोग को तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यता से परिचित कराया है, तो कुछ समय के लिए हम कहते हैं अगर 6 महीने ही हम लोग ये तय कर लें। और एक विचार मैं भूल रहा हूँ, वो भी देखे तो मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। और हमारे डॉक्टर सांसद जी थे श्री राजाराम पाल जी, जिस समय संसद उसमें वहाँ पर उनको एक किताब उनको भेंट की थी भरत गांधी ने, लेखक थे वो और विचारक थे, संसद में वोटरशिप, संसद में वोटरशिप। तो उनको उनका अपने जीवन के द्वारा वो पीसीएस वगैरह की परीक्षा भी, आईएएस की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा भी वो पास किए थे। उन्होंने बड़ा चिंतन मनन करके ये निकाला, ये पाया कि जो वोटर होता है वही देश का असली मालिक होता है, मगर वोटर ही सरकार बनाता है। मगर वोटर को क्या मिलता है? वोटर इसलिए उन्होंने जब कहा कि मतलब न तो कोई भी सरकार न तो सबको नौकरी दे सकती है और न सबको जमीनें दे सकती है और न सबको व्यवसाय दे सकती है, मगर सरकार पैसा दे सकती है। तो उन्होंने एक विचार निकाल के लाए वो कि हर वोटर को जो इनकम टैक्स नहीं देता हो उसको एक निश्चित धनराशि वोटरशिप के नाम से मिलनी चाहिए। तो एक घर में जैसे 5 वोटर हैं, तो वो अगर आज की तारीख में ये वोटरशिप कानून बनता है, कई देशों में ये कानून है, दूसरे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम से है, सामाजिक सुरक्षा के नाम से है। अगर ये कानून बनता है तो 8,000 रुपए हर वोटर के खाते में जा सकता है। इसका पूरा गणित निकाला गया है। अगर भारत सरकार द्वारा ये कानून बनता है तो एक वोटर को 8,000 रुपए, पेंशन नहीं मिलती हो, पेंशन योजना मिलती हो उसको पहले से, और इनकम टैक्स ना देता हो। ये पूरा 137 सांसदों ने इसमें सहमति दी लिखित में अपनी, मगर संसद ने ये उसको मामले को उठाया नहीं किया। जबकि 2 सांसद अगर दस्तखत कर दें तो वो याचिका जो है संसद में उठाई जाती है, जिसको बहस होती है। तो ये मालूम हो गया कि 137 सांसदों के दस्तखत होने के बाद हमारे पहुंचे जाएगी भी उनसे मिले हैं भरत गांधी जी से, वो लखनऊ में अपने भाई के यहाँ बच्चे हैं जब आते हैं तो। और मेरे को भी क्योंकि राजाराम पाल जी ने वो किताब भेंट की थी मुझे, और वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा विचार है, इससे तो काफी लोगों के जीवन बच सकता है। आर्थिक कारण से किसी को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारे किसान भाई अपने आत्महत्या कर लेते हैं आर्थिक कारणों से। तो अगर वोटरशिप मिलेगी, 8,000 रुपये मान लो उसके खाते में जाएगा एक वोटर के, तो वो कम से कम रोटी का इंतजाम उसका हो जाएगा। और फिर उसको और विकास करना है तो वो और काम करेगा और कमाएगा। तो ये वोटरशिप का कानून, अगर हर परिवार में हम समृद्धि लाना चाहते हैं तो हमें वोटरशिप कानून बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको, अगर एशिया की हम सरकार, जैसे अभी यूरोपियन यूनियन की सरकार बनी है, आपके यहाँ अफ्रीका की सरकार, अफ्रीका यूनियन की सरकार बनी है, इसी प्रकार से अगर हम एशिया यूनियन की सरकार बना ले तो ये धनराशि 15,000 रुपये हो सकती है। इसका बाकायदा गणित करके निकाला गया है। तो बहुत बहुत भाई धन्यवाद। यही मेरे 2 मुद्दे थे, वोटरशिप और की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। एडिटर इन चीफ पाल जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी मानव जाति, तो अब इस पर विचार करना चाहिए हम लोग को। तो एक तो हम लोग की कोशिश ये चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र जारी होता है, लखनऊ डिक्लेरेशन, उसका निचोड़ यही होता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व संसद का रूप दे दिया जाए, उसको इलेक्टेड बॉडी। अभी हम लोग 2 सरकारों का चुनाव करते हैं, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, 2 डब्बे रखे जाते हैं मतदान के लिए। अब एक डब्बा और रखा जाएगा जिसमें हम लोग विश्व की सरकार के लिए वोट डालेंगे। तो ये हम लोग अपनी वोटर होने के नाते
देश के नागरिक होने के नाते हम लोग ये आवाज़ बुलंद करें अपने अपने संगठन के द्वारा। मेरी अपील है, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसको टालना नहीं, हमें जहाँ भी हो इसको जरूर अपने परिवार में बच्चों को हम पारिवारिक एकता के द्वारा इस बीज को डालने की कोशिश करते हैं। जय जगत का अब जय जगत का बीज डालें कहाँ, अपने परिवार में डालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं आजकल, क्योंकि भौतिकवादी इंसान बहुत बन रहा है, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग में पैसा पैसा पैसा, तो परिवार टूट रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ने इस समस्या का जो दवा खोजी वो है पारिवारिक एकता। तो बहुत सारी किताबें भी मैं जब ला नहीं पाया, पारिवारिक एकता की किताब है, तो हम जा के परिवार में लोगों को उसको पढ़वाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, फिर उसको शेयर करते हैं। तो ये अपने स्तर पे भी हम इस काम को कर रहे हैं और स्कूल के माध्यम से भी ये काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। और सबसे बड़ी इस स्कूल का रिजल्ट सबसे अच्छा है, और इसका जो है इसमें 63,000 बच्चे पढ़ते हैं लखनऊ के अंदर। ये 5 बच्चों से स्कूल शुरू हुआ और 63,000 बच्चे आज पढ़ते हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय कहलाता है। तो देखिए कितना लोगों का, पेरेंट्स का विश्वास है कि यहाँ बच्चों को अच्छा विचार दिया जा रहा है, विश्व नागरिक के लिए तैयार किया जा रहा है। तो देखिए विचार बड़ा होता है, बिल्डिंग बड़ी हो या छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्कूल जो है लाइट हाउस ऑफ दी सोसाइटी, स्कूल जो होता है समाज के प्रकाश का केंद्र होता है। जैसी भी बच्चे में हम लोग शिक्षा दे देते हैं वही परिवार में फिर जाती है वही शिक्षा। तो बच्चे जैसे बुझे हुए दीपक की तरह होते हैं, उनको प्रज्वलित कर देते हैं स्कूल में उनको, फिर बच्चे अपने घर में जाके बातचीत करते हैं तो वो प्रकाश जो है घरों में पहुंच जाता है। तो ये एक सिस्टम है स्कूल। तो स्कूल के माध्यम से तो बहुत हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं राष्ट्रीय पार्टी के और दायित्व है आपके ऊपर। तो बाबूराम जी से भी उन्होंने कहा था हम आपके साथ जय जगत फाउंडेशन है उसको दोनों को लेके चलेंगे। तो इसमें भी हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि और मोहर लगवाएं इसके ऊपर। अभी 2 अक्टूबर को भी आपका एक कार्यक्रम स्थापना दिवस हो रहा है, हमारे मोतीलाल जी भी उसमें समय आ रहा है, 19 की रात में यहाँ से तो सुबह निकलेंगे 19 की। तो बहुत सारा विचार हम लोग राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से भी जय जगत की बात, विश्व संसद की बात। तो देखिए विश्व संसद बनेगी जैसे देश को चलाने के लिए, देश को कैसे संविधान के द्वारा और कानून के द्वारा देश का संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। तो एक कवि हमारे रह गए हैं, उनको भी आमंत्रित करूंगा मैं। जोशीलाल जी आया है मंच पर स्थान ग्रहण कर रहे हैं। ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। साथियों, माननीय रामनरेश यादव ने उस समय पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू थी, उसका जगह जगह विरोध हो रहा था और मंडल आयोग की रिपोर्ट माननीय रामनरेश यादव ने एक मीटिंग लगवाई थी। उसमें माननीय कस्तूरी ठाकुर भी आए हुए थे, सब सही जगह मंच का संचालन कर रहे थे। और उस समय उस मीटिंग में पेरियार रामास्वामी नायकर के साथी वीरामणि जी थे। और जब उनको मन से उन्होंने अपनी बात रखी, भाषण रखा, तो उन्होंने कहा आई सेंट योर लॉर्ड रामा एंड कृष्णा जी, मैंने तुम्हारे भगवान राम को हमको समुद्र में डुबो दिया और तब